बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वोकैबलरी के सेगमेंट एमडी कैट की वोकैबलरी के सेगमेंट का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है, उस पे आज हम इंशाल्लाह लेक्चर में बड़ी डिटेल से जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सेंटेंस कंप्लीशन का पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो हमारे कौन से स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है, स्टूडेंट में कौन सी क्वालिटीज़ को, कौन से स्किल्स को वो टेस्ट करना चाहता है। तो दो क्या कहते हैं कि ख़ास तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, उसकी वजह मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ कि टेस्ट हैं जो कि सेंटेंस कंप्लीशन के थ्रू होते हैं बच्चे के। वन इज़ द टेस्ट ऑफ द लॉजिक एंड द अदर इज़ द टेस्ट ऑफ वोकैबलरी। इस बात को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ये कंसेप्शन बना ले या बना बैठा हुआ है कि सिर्फ अनलिमिटेड वोकैबलरी के करने से ही उसका सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन ठीक होगा, तो ये सपोजिशन उसकी गलत है। इसी तरह से अगर कोई ये समझ बैठे खुदा न खास्ता कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक ऑफ द सेंटेंस की बुनियाद पे ही कोई अपना सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन कर लेगा, तो दिस इज़ नॉट राइट। अगेन दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों टेस्ट होते हैं। ये एग्जैक्टली मुमकिन है बहुत सारी वोकैबलरी आती हो लेकिन आप सेंटेंस को गलत कर दें बिकॉज के यू डिडंट पिक अप द राइट लॉजिक ऑफ द सेंटेंस। तो ये दोनों का टेस्ट है, इसलिए ये खुशाइंद बात उन तालिब इल्मों के लिए भी है एटलीस्ट कि जो समझते हैं कि वोकैबलरी उनका बहुत ही ज़्यादा एक वीक पॉइंट है और शायद वोकैबलरी वो कर ही ना पाए, उनके लिए बहरहाल इसमें कोई अच्छी नवीद, अच्छी खुशखबरी भी है इसमें। तो लिहाजा दोनों का टेस्ट है। इसका फॉर्मेट क्या है, इस पे हम बहरहाल एक और लेक्चर में, हमारे ओरिएंटेशन के लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आपकी खिदमत में पेश है। ये एक सेंटेंस है, इट इज़ अनथिंकेबल फॉर अ प्रेस्टिजियस कैप्टन टू एग्री टू इंक्लूड डैश प्लेयर्स इन हिज टीम। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास चार ऑप्शन है, केपेबल, सीजन, मीडियोकर एंड ईगर। ये चार ऑप्शन हैं, ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है। फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में या चूज़ द बेस्ट ऑप्शन की सूरत में ये हमारे पास एमसीक्यू की फॉर्म में, फॉर्मेट पे हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है और हमने इसमें से एक सही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ द प्लान टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और कैसे हम जो है वो इसको लेकर चलें कि हमारी लॉजिक भी बैलेंस हो और हमारी जो है वो वोकैबलरी भी बैलेंस हो। तो उसके लिए निहायत सिंपल, बहुत ही सिंपल जो है वो 3 स्टेप्स जो है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। और इनफैक्ट आई वुड से कि ये वो 3 स्टेप्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको करने चाहिए। फर्स्ट इज फर्स्ट रीड द सेंटेंस और रीड द एमसीक्यू जिसे आप कह लें, एंड प्रीफ्रेज का मतलब है गेस, एंटिसिपेट, कि ये अंदाज़ा लगाना कि आपका सही आंसर क्या हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, विदाउट रीडिंग द ऑप्शंस, ये उसे पढ़े बगैर पहले अंदाज़ा लगाना है। और तीसरी बात ऑब्वियसली जो कि किसी भी एमसीक्यू को टेक सही करने के लिए बहुत ज़रूरी, दैट इज़ चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो 3 ये स्टेप्स हैं, लेकिन इन तीनों की थोड़ी थोड़ी स्पिरिट पे मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे ख़ास तौर पे ये जो लफ्ज़ फर्स्ट लिखा है, ग्रामेटिकली इसको इस सेंटेंस के इख्तिताम पे भी शायद लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने इसे सेंटेंस के शुरू में लिखा है बिकॉज के व्हेन आई से फर्स्ट, तो इट आई रियली मीन कि हमें किसी भी और काम से पहले बिफोर रीडिंग ऑप्शंस हमें सेंटेंस ही पहले पढ़ना है। ऑप्शंस को पहले हमने नहीं पढ़ना, हमने पहले सेंटेंस को पढ़ना है, क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट्स गो फॉर द ऑप्शन और कोई उसमें एक आध ऑप्शन ऐसी होती है जो कि उनको नहीं आती होती और वो उसी ऐसी ऑप्शन को देख के ही ढह जाते हैं और बाकी सेंटेंस पे जो है वो कॉन्फिडेंस रिलेटिवली अपना लूज़ कर देते हैं। तो इस तरतीब को पकड़ना यहाँ पे ज़रूरी है। फर्स्ट रीड द सेंटेंस जब हम कहेंगे तो इट इनेविटेबली मीन्स कि हमने पहले सेंटेंस को ही पढ़ना है। और ये याद रखें, ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये बड़े लॉजिकल और बड़े वेल कनेक्टेड हैं
और वो इस तरह से वेल कनेक्टेड हैं कि या अगर आपका ये पहला सेंटेंस जो पहला जो स्टेप है ये ठीक होगा तो याद रखें आपका दूसरा स्टेप ठीक होगा, और अगर आपका दूसरा स्टेप ठीक होगा तो आपका तीसरा स्टेप जो है वो ठीक होगा। तो फर्स्ट रीड द सेंटेंस जो है इसकी स्पिरिट बेसिक ये है कि हमने वाकई पहले सेंटेंस को पढ़ना है, ऑप्शंस को नहीं पढ़ना। इस पे फर्दर डिटेल जो है वो हम अलहदा से करते हैं, लेकिन पहले इन बाकिया स्टेप्स की स्पिरिट पे भी थोड़ी हम बात कर लें। प्री फ्रेज मीन्स गेस द आंसर, एंटीसिपेट द आंसर, ये अंदाजा लगाना कि मेरा सही ऑप्शन जो है वो किस तरह का हो सकता है। अब यहाँ पे ये मैं एक और क्लैरिफाई कर दूं कि ये हरगिज ज़रूरी नहीं है कि प्री फ्रेजिंग से मुराद आप ये ले लें कि मैंने एक लफ्ज़ सोच के ही जो है वो आगे बढ़ना है। इट इज़ नॉट समटाइम्स एसेंशियल कि आप जो है वो कोई लफ्ज़ सोचें, इवन इफ कि अगर आपको यही अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे जो लफ्ज़ आपको चाहिए वो पॉजिटिव कॉनोटेशन मस्बत मफहूम का चाहिए या नेगेटिव कॉनोटेशन या मनफी मफहूम का चाहिए, यही अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो दिस इज़ क्वाइट गुड फॉर चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। प्री फ्रेजिंग टू सम एक्सटेंट आपकी उसी के साथ जो है वो हो जाती है, और फिर हमें ये हेल्प आउट करता है अगले स्टेप को सही तौर पे एग्जीक्यूट करने में। चूज द बेस्ट ऑप्शन की जो बेसिक स्पिरिट है डियर स्टूडेंट्स, वो अगेन हम पहले भी बात कर चुके, यहां पे भी मैं उस बात को दोहराऊंगा, और वो ये है कि हमें वाकईतन सारी ऑप्शंस पढ़नी है। वी आर नॉट सपोज टू बी इंस्टिंक्टिव कि एक लगी और उसी पे छलांग लगा के हम पहुंच गए। हमें सारी ऑप्शंस को देखना है, और सारी ऑप्शंस को देखने के बाद हमने डिसाइड करना है कि हमारी उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। तो बेसिक स्पिरिट पे हमने इसकी बात कर ली, और मैंने आपको गोश गुजार किया कि ये बड़े इंटर रिलेटेड हैं। ये बहुत इनएविटेबल बात ये है कि अगर आपका पहला स्टेप सही होगा तो ये दूसरा सही होगा, और ये दूसरा सही होगा तो तीसरा बिल्कुल सही होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ताकीदन अर्ज करना चाहूँगा विद ह्यूमिलिटी, विद हम्बलनेस, कि इस लेक्चर का स्कोप इट्स नॉट अ पेनेसिया, ये कोई तरियाक नहीं है कि आपकी हर चीज़ का इलाज, बट दिस इज अ वेरी वेरी मच क्लियर कट लाइन ऑफ एक्शन जिस पे आप अपनी प्रैक्टिस को मोल्ड कर सकते हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस को मोल्ड करते हुए इन दो आपके जो स्किल्स हैं इनको होन अप कर सकते हैं, इनको आप एनहांस कर सकते हैं, और यकीनी तौर पे यही रिक्वायर्ड है। स्किल की डेवलपमेंट ही जो है वो हम कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम स्किल के तौर पे ले रहे हैं, और अगर आप इस लाइन पे चलेंगे तो आपका इनएविटेबली स्किल एनहांस होगा। और इस वन सेंटेंस में अगर मैं कहूं कि इस लेक्चर का टोटल का स्कोप क्या है, इट विल इनएविटेबली डेफिनेटली enable you to come closest to your right option. Very not more than this, not less than this. If you keep on doing your practice on this particular method, तो definitely आपकी जो है वो sentence completion के question पे grip बहुत remarkable हो जाएगी। So coming back to the point कि अब let's apply these, हम इन तीनों steps को यहाँ पे apply करते हैं। Obviously हम first से शुरू करेंगे, सेकंड पे आएंगे, और फिर ऑब्वियसली थर्ड भी साथ साथ जो है वो उसको लेके चलते जाएंगे। सो लेट्स अप्लाई दिस। सो फर्स्ट थिंग जो कि हमें सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस में फर्दर जाने से पहले समझनी है या करनी है, वो ये है फाइंड द क्लू वर्ड। यानी कि अगर मैंने रीड करना है, अगर मैंने पढ़ना है सेंटेंस को, भाई क्या पढ़ना है मैंने, सेंटेंस तो ये लिखा है तो इसमें क्या पढ़ना है मैंने, तो मैंने इसको एक पर्टिकुलर चीज को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ना है, मैंने एक पर्टिकुलर हिंट को, एक पर्टिकुलर सिग्नल को पॉइंट आउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए पढ़ना है। तो वो पर्टिकुलर सिग्नल या हिंट क्या है, उसको हम यहां पे कह रहे हैं क्लू वर्ड। तो मैंने जो रीडिंग करनी है, जो फर्स्ट स्टेप मैंने बोला है, वो किस लिए करनी है, वो मैंने क्लू वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए करनी है। तो अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये क्लू वर्ड क्या चीज़ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों मुझे ढूंढना है। मैं वैसे ही सेंटेंस को पढ़ के ऑप्शंस पे जाऊं और देखूं कि ठीक है, जो मुझे बेहतर लगे मैं उसको कर लूं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लू वर्ड क्या है, क्लू वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। क्लू वर्ड बेसिकली ये याद रखिएगा
कि वो क्या करता है, आपको सर्टेनिटी देता है, आपको श्योरिटी देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि 4 ऑप्शंस में से यही जो पर्टिकुलर आपने पिक कर ली है, कोई भी जो आप अकॉर्डिंग टू द क्लू वर्ड सेलेक्ट करेंगे, यही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। ये सर्टेनिटी, ये श्योरिटी, ये कॉन्फिडेंस आपको क्लू वर्ड ही देता है। सो जब मैं ये कह रहा हूं तो असल में मैं ये कह रहा हूं कि सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन में कोई भी जो सेंटेंस है इट इज एक्चुअली डजंट विदाउट क्लू वर्ड। ये क्लू वर्ड के बगैर होता ही नहीं है। सो बहरहाल इस बात को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट बिफोर गोइंग इनटू फर्दर डिटेल हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे आते हैं। दिस इज एज इजी एज इट कैन बी, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या सेंटेंस है। द वुमन टोल्ड द मैन दैट ही वॉज डैश। हमारे पास 4 ऑप्शन है, फुलिश, रिच, क्रूड और सिक। तो जब हम इस पे जाते हैं, इस पे सोचने की बात करें तो अगर स्टूडेंट से पूछा जाए तो स्टूडेंट्स इस पे यकीनी तौर पे मुख्तलिफ ऑप्शंस जहाँ पर देंगे। वो कोई फुलिश भी कह सकता है, कोई रिच भी कह सकता है, कोई क्रूड भी कह सकता है और सिक भी कह सकता है, और अज़रह तफन्नुन खातून तो कुछ भी कह सकती है जो इस क्या कहते हैं कि सेंटेंस के हवाले से बात करें। तो अब हो सकता है कि कोई कहे जी फुलिश, क्योंकि उसने उसके सामने ऐसी हरकत की तो खातून को वो ठीक नहीं लगा, उसने उसको फुलिश कह दिया। हो सकता है कोई ये कहे अपने बैक ऑफ द माइंड ये सपोजिशन करके बैठा हुआ, चूँकि वो बड़ी अच्छी महंगी गाड़ी से उतरा था तो खातून ने उसे देखा और उसे कहा जी तुम यू आर वेरी रिच। और हो सकता है कि क्या कहते हैं कि उसने नहायत ही गंदे माठे कपड़े और अनधोता सा होकर जो है वो फिर रहा था और खातून ने उसे देखा तो उसने उसको क्रूड कह दिया। और या जो है वो उसकी बिल्कुल ही येलोइश और पेल होती हुई सूरत देखी और तकरीबन मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उसे लगा कि ये सिक है तो उसको सिक कह दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि बैक ऑफ द माइंड इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए जो आप पॉइंट गैदर कर रहे हैं कि उसकी मुरझाई सूरत, या क्या कहते हैं कि उसके फटे पुराने कपड़े, या उसकी बड़ी महंगी कार, या उसका जो है वो अजीबोगरीब जो है वो अहमकाना रवैया, ये सारी चीज़ें इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है, इसका सिग्नल मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स कि सेंटेंस कंप्लीशन में कभी भी किसी तौर पे ऐसा सेंटेंस नहीं होता। तो मतलब अब फिर क्या है, कैसा होता है? सो लेट मी रिप्लेस ओनली वन वर्ड इन दिस सेंटेंस तो यू विल नो व्हाट आई वांट टू से। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में अगर हम इस वुमन लव्स को रिप्लेस कर दें डॉक्टर के साथ, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं ऑप्शन तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, यू विल डेफिनेटली कम टू द पॉइंट कि हमारी इस डॉक्टर की वजह से जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन हो सकती है आउट ऑफ दीज 4 दैट इज द सिक। तो लिहाजा ये डॉक्टर वो क्लू वर्ड है जो कि मुझे इस सेंटेंस के हवाले से सर्टेनिटी दे रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, मुझे श्योरिटी दे रहा है कि भाई ये मेरी सही ऑप्शन हो सकती है। और इसका पर्टिकुलर सिग्नल, इसका हिंट जो है वो डॉक्टर ही है। सो लिहाजा डॉक्टर जो है वो यहां पे क्लू वर्ड है। तो क्लू वर्ड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हमने जान लिया, इसको हमने समझ लिया। अब हम अगले बोर्ड पे ये देखते हैं कि क्लू वर्ड को हमने फाइंड आउट कैसे करना है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द क्लू वर्ड। सो ये वही सेंटेंस है जो हमने पहले लिखा था। अब इसको हम इस पे लेके आते हैं कि हम इस पे क्लू वर्ड की एप्लीकेशन किस तरह से करें और इसमें से क्लू वर्ड फाइंड आउट कैसे करें। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा कि दरमियान में से सेंटेंस में से एक वर्ड ज़रा प्रोमिनेंट हो के अपने पढ़ने वाले को कहेगा कि सर मैं ही हूँ, मेरी तरफ ध्यान कीजिए, मैं क्लू वर्ड हूँ। ऐसा नहीं होने जा रहा। तो यकीनन जो है वो हम उसके लिए क्लू वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट्स द मेथड कि हमें क्लू वर्ड जो है वो मिल जाए। सो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको 2 क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से। और पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ब्लैंक अबाउट। पहला क्वेश्चन ये है कि ब्लैंक जो है वो है किस बारे में, क्या पूछ रही है ब्लैंक। सो लेट्स रीड दिस सेंटेंस टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। It is unthinkable for a prestigious captain to agree to include dash players. So this particular
ब्लैंक इज अबाउट द टाइप ऑफ प्लेयर्स। तो पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिला कि ये किस बारे में ये ब्लैंक है, दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेयर्स। तो जब पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, देन द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट एल्स डज द सेंटेंस से अबाउट इट। अब ये जो इट है ये बेसिकली किसके लिए है, ये पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए है। हमें और क्या बताया गया है इस इट के बारे में, इस प्लेयर के बारे में? हमें यह बताया गया है कि अ प्रेस्टिजियस कैप्टन would not agree them. It's unthinkable for him. He would not agree with him. अब हमने जब इसको ये पढ़ लिया है तो अब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास जो है वो ये जो वर्ड है unthinkable for a prestigious captain, ये इसका क्लू वर्ड है। हाँ, यहाँ पे ये भी मैं क्लियर करता चलूं कि क्लू वर्ड हम टर्मिनोलॉजिकली तो उसे कह रहे हैं, लेकिन इट एसेंशियली डजंट हैव टू बी अ वर्ड, ये एक फ्रेज भी हो सकती है। सो हमें यहाँ पे ये वर्ड क्लू वर्ड मिला दो क्वेश्चंस के आंसर के बाद कि ये कैसे प्लेयर जो शामिल करना, जो एक अनथिंकेबल है प्रेस्टिजियस कैप्टन के लिए, एक रिस्पेक्टेबल कैप्टन उनको इंक्लूड नहीं करेगा। तो इससे हमें अब अगर हम प्री फ्रेजिंग पे जाएं, जो हमारा दूसरा स्टेप था, पहला स्टेप हमने कर लिया, क्लू वर्ड हमें मिल गया, प्री फ्रेजिंग हमें क्या नजर आती है, हमें ये समझ में आती है कि ये कैसे प्लेयर हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि नेगेटिव टाइप के प्लेयर हैं, जो अच्छे प्लेयर नहीं है, इसीलिए तो एक प्रेस्टिजियस कैप्टन उनको अपनी टीम में इंक्लूड नहीं करेगा। तो लिहाजा ये क्लू वर्ड मिला, ये उसकी प्री फ्रेजिंग हो गई, और उसके साथ तीसरा जो स्टेप है जो हमने शुरू में पढ़ा था, दैट इज चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब अगर हम ऑप्शंस में जाते हैं तो हमारे पास पहली ऑप्शन है केपेबल। तो केपेबल स्ट्रेट अवे एक पॉजिटिव वर्ड है, जब ये पॉजिटिव वर्ड है तो ये हमारी ऑप्शन में शामिल नहीं हो सकता। सीजन्ड भी एक पॉजिटिव वर्ड है, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड जो है, वेल वर्स जो होता है वो सीजन्ड होता है, ये भी हमारी सही ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी हमारी ऑप्शन में से एक्सक्लूड हो जाएगा। मीडियोकर एक नेगेटिव वर्ड है, और ईगर जो है वो पैशनेट होता है, कीन होता है, फॉन्ड होता है, तो लिहाजा ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अब हमारे पास इन चार ऑप्शन में से एक ही वर्ड है जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन का, मनफी मफहूम का, मीडियोकर है, तो ये हमारी इस तरह से सही ऑप्शन होगा। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि हमने एग्जैक्टली वही 3 स्टेप्स अप्लाई किए हैं। पहले हमने क्लू वर्ड को फाइंड आउट किया है, क्लू वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमने इन 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, फिर हमने उसकी प्री फ्रेजिंग की है, प्री फ्रेजिंग हमने जो है वो ये कर ली, उसको चार्ज असाइन कर दिया, और फिर हमने चूज द बेस्ट ऑप्शन, सारी ऑप्शन को 1 बाय 1 पढ़ा है, और उसमें से जो हमें बेहतर ऑप्शन लगी है वो उसको हमने पॉइंट आउट कर लिया है। अब इस प्री फ्रेजिंग के बाद और इससे पहले किए जाने वाले क्लू वर्ड के बाद अब मुझे मुकम्मल कॉन्फिडेंस है कि यही ऑप्शन है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक आध ऐसी ऑप्शन भी आ जाए जो मुझे ना आती हो, तो इवन देन जो मेरी प्री फ्रेजिंग के साथ और जो मेरी क्लू वर्ड की फाइंडिंग के साथ जो सेंस मैच हो रही है, मुझे उसके साथ जाना होगा, और इस तरह से जो है वो हम क्लू वर्ड के जरिए से अपनी राइट ऑप्शन तक जाएंगे। सो तरतीब अभी हम क्या कहते हैं कि कैसे पढ़ रहे थे, तो उस पढ़ना कैसे है, 3 स्टेप्स थे, मैं फिर से दोहरा देता हूं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट रीड द सेंटेंस, प्रीफ्रेज द आंसर, और चूज द बेस्ट आंसर, और चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी हमने पढ़ने की एक टेक्निक सीखी है कि हमने सेंटेंस को पढ़ना कैसे है, और वो हमने देखा क्लू वर्ड की टेक्निक है। अब इसी तरह से पढ़ने की दूसरी टेक्निक, फिर से हम एक और टेक्निक की तरफ जाएंगे, उसी फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हुए 3rd स्टेप तक आएंगे। दूसरी टेक्निक जो कि हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो हमारे पास है डिटरमिन द टाइप ऑफ सेंटेंस। यहां पे जो आपके लिए बात समझनी जरूरी है कि ये जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, दिस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर की बेसिस पे नहीं
नहीं है। जैसे ग्रामर में सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरली होते हैं, तो ये वो वाले क्या कहते हैं कि सेंटेंसेस की टाइप नहीं है। दिस इज सिंपली द पैटर्न ऑफ लॉजिक। ये लॉजिक के पैटर्न है जो कि जिनके ऊपर या जिस पैटर्न पर सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस में लॉजिक प्रेजेंट की जाती है। तो ये समझिएगा कि दिस distinction or division of types is not on the basis of grammar. This is based on the pattern of logic given in the particular sentence. जो logic, जो मंतक का एक खास अंदाज है, जो तरतीब है, उसकी बुनियाद पे ये टाइप्स जो है वो बनी है। तो हम यहाँ पे कुल 4 की बात करेंगे, 4 टाइप्स की बात करेंगे। तो पहली टाइप जिस पे हम बात करेंगे दैट इज कंपैरिजन सेंटेंस। अब कंपैरिजन सेंटेंस है क्या, इसको समझना पहले जरूरी है। कंपैरिजन सेंटेंस में लॉजिक किस तरह से प्रेजेंट होती है ये समझना जो है वो जरूरी है। तो कंपैरिजन सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स वो सेंटेंस है कि जो ब्लैंक हमें दी गई है, इसमें जो वर्ड आना है वो सेंटेंस में ही मौजूद किसी वर्ड की तरह का आना है। मैं फिर से दोहराता हूं अपनी बात को कि कंपैरिजन सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें ब्लैंक में जो वर्ड आना है, जो रिक्वायर्ड वर्ड है, जो इस ब्लैंक में जो फिल होगा, जो इसको फिल करेगा और जो इसको कंप्लीट करेगा परफेक्टली, वो सेंटेंस में ही मौजूद किसी वर्ड की तरह का है। ये जो सिमिलैरिटी होना है, ये उसके दरमियान जो सिंक्रोनिटी होना है, इसकी बुनियाद पे हम इसको कंपैरिजन जो है वो सेंटेंस कह देते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें, जस्ट एज द पर्सन हु इज काइंड brings happiness to the others, so does he bring dash to himself. So ये जो particular sentence है वो हमें comparison sentence की कैटेगरी में फॉल करता है। यहां पे जो हमें लफ्ज रिक्वायर्ड है वो हमें सेंटेंस में ही मौजूद वर्ड्स की तरह का चाहिए। यहां पे 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये हैप्पीनेस का वर्ड और दूसरा क्या कहते हैं कि सोडा। सोडा से हमें ये पता लगता है कि ये जो इस हमें यहाँ पे वर्ड चाहिए वो सेंटेंस में मौजूद ही इस किसी वर्ड जैसा चाहिए, और वो कौन सा वर्ड है, वो हैप्पीनेस है। तो यहाँ पे हमें जो लफ्ज चाहिए वो हैप्पीनेस की तरह का चाहिए। तो इस वजह से ये सेंटेंस कंपैरिजन है, क्योंकि यहाँ पे जो लफ्ज चाहिए वो सेंटेंस में मौजूद किसी एक लफ्ज की तरह का चाहिए। तो ये हमारी क्या कहते हैं कि डिटरमिन द टाइप ऑफ सेंटेंस। अगर मुझे ये टाइप ऑफ सेंटेंस पता लग गई है या मैंने इसको पॉइंट आउट कर लिया है, तो मेरा नेक्स्ट काम बहुत आसान होगा। मैं नेक्स्ट काम क्या है, प्रीफ्रेज द सेंटेंस, प्रीफ्रेज द आंसर। तो मैं अब अगर एंटीसिपेट करूं तो हैप्पीनेस अगेन मुझे समझ में आती है कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो मुझे वर्ड चाहिए होगा वो एक पॉजिटिव जो है वो वर्ड होगा। अब मैं क्या कहते हैं कि जब ऑप्शंस पे जाता हूं तो विजडम एक पॉजिटिव वर्ड है, गाइडेंस भी एक पॉजिटिव वर्ड है, सेटिस्फैक्शन भी एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन स्टिंजीनेस जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है। स्टिंजीनेस जो है वो माइजरलीनेस को कहते हैं, सादा लफ्जों में कंजूसी को कहते हैं। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन जो है वो मेरी डिस्कार्ड हो सकती है इसमें से। बाकी 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस जो हैप्पीनेस के साथ जो है वो मैच करती है और जो सेंस के इस सेंटेंस के सेंस के साथ जो है वो मैच करती है, वो हमारे लिए यहाँ पे बेहतर ऑप्शन सेटिस्फैक्शन की है कि दूसरों के लिए हैप्पीनेस लाने के नतीजे में जो है वो बंदे को सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस मिल सकती है। तो ज्यादा क्या कहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन इन 4 में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी है। तो इस तरह से जो टाइप ऑफ सेंटेंस डिटरमिन हो जाए तो मुझे प्रीफ्रेजिंग में आसानी रहती है, और प्रीफ्रेजिंग होगी तो फिर मुझे 4 ऑप्शंस में से सिलेक्शन करने में आसानी रहेगी। जो दूसरी टाइप है सेंटेंस की, दैट इज कंट्रास्ट सेंटेंस। कंट्रास्ट सेंटेंस को हम क्यों कंट्रास्ट सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि यहां पे इस सेंटेंस में ब्लैंक में जो हमें वर्ड रिक्वायर्ड है, जो हमने यहां पे फिल करना है, जिसके यहां पे लगाने से ये जुमला कंप्लीट होगा, वो क्या कहते हैं, ऐसा वर्ड है जो कि सेंटेंस में मौजूद किसी वर्ड का कंट्रास्ट है, जो सेंटेंस में मौजूद किसी लफ्ज का ऑपोजिट है। तो इसलिए इस सेंटेंस को जो है वो कंट्रास्ट सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं, मैनी बिल्डिंग्स विद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आर नाउ बीइंग डैश इंस्टेड ऑफ बीइंग टॉर्न डाउन,
तो यहाँ पे मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या कहते हैं कि वो इंस्टेड ऑफ है। इंस्टेड ऑफ से मुझे ये समझ में आती है कि ये ऑपोजिट आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाएगा। ऑपोजिट आइडिया मुझे यहाँ पे जो लफ्ज चाहिए वो एक वर्ड का ऑपोजिट होगा। किस वर्ड का ऑपोजिट होगा? वो टॉर्न डाउन का ऑपोजिट होगा। टॉर्न डाउन का मतलब क्या है? डिमोलिश। टॉर्न डाउन का मतलब क्या है? डेविस्टेट या रेज, RAZE रेज के साथ जो है वो उसका मतलब। तो अब मुझे यहां पे जो लफ्ज चाहिए वो टॉर्न डाउन का ऑपोजिट चाहिए। इट इज एस्टैब्लिश्ड कि ये कंट्रास्ट सेंटेंस है और अब मुझे यहां पे जो लफ्ज चाहिए वो एक वर्ड का कंट्रास्ट चाहिए। किसका? टॉर्न डाउन का। तो टॉर्न डाउन की जो है वो ऑपोजिट ऑप्शन का जो है वो हम यहां पे देखेंगे। अगर टॉर्न डाउन का देखें तो यहां पे एक ऑप्शन बनती है बेल्ट, बिल्कुल क्या कहते हैं कि ये उससे एक उसका ऑपोजिट बहरहाल है। दूसरी ऑप्शन रिपेयर है, ये भी समहाउ ये ठीक है। प्रेज पॉजिटिव तो है लेकिन ये इसका ऑपोजिट नहीं है, तो लिहाजा ये हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। डिस्ट्रॉयड तो बिल्कुल टॉर्न डाउन जैसा है, तो ये भी ऑप्शन हमारी नहीं हो सकती। अब जरा यहां पे ये क्रिटिकल आ गया कि हम किन बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, तो जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बिल्डिंग्स होती हैं उनको बिल्ड नहीं किया जाएगा, उनको रिपेयर किया जाएगा। तो लिहाजा क्या कहते हैं कि यहां पे जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो ये होगी। दोनों की सेंस मैच कर रही थी, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि तीसरा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सारी ऑप्शंस पढ़नी है और फिर सारी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद जो है वो एक सही ऑप्शन पे जाना है। तो अगर हम सारी ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुमकिन है इस तरह के सवाल पे आके बिल्ड की ऑप्शन पे रह जाएं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्डली ये उसका ऑपोजिट है। लेकिन जब हम पूरे सेंटेंस को फिर से खंगालते हैं, देखते हैं, रिपेयर हिस्टोरिकल बिल्डिंग सिग्निफिकेंस के हवाले से देखते हैं, तो फिर हमें समझ में आती है कि हमने क्या कहते हैं कि रिपेयर की ऑप्शन पे जाना है। तो इसके बाद जो हमारी तीसरी जो टाइप है जिस पे हम बात करेंगे कंट्रास्ट सेंटेंस के बाद, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंस क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंस में कॉज गिवन है और इफेक्ट मिसिंग है, या इफेक्ट गिवन है और उसकी कॉज मिसिंग है। तो ये सेंटेंस इसलिए कॉज एंड इफेक्ट कहलाता है कि वन ऑफ दीज इज मिसिंग। जो हम वर्ड ढूंढ रहे हैं या तो किसी कॉज का इफेक्ट है या वो किसी इफेक्ट की कॉज है। तो ये इसलिए हम ऐसे सेंटेंसेस को कॉज एंड इफेक्ट जो है वो सेंटेंस कह देते हैं। तो इसकी मिसाल जो हमारे पास यहां पर मौजूद है, बिकॉज ऑफ हिज वर्क फॉर द हैंडीकैप्ड मुशाहिद रिसीव डैश फ्रॉम हिज कम्युनिटी। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो हमारे लिए ये पार्ट जो है वो क्या कहते हैं कि कॉज है और ये पार्ट जो है वो इसका इफेक्ट होना है। तो कॉज क्या कहती है जी कि ही हैज वर्क फॉर द हैंडीकैप्ड विच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो इससे हमें ये पता लगता है कि यहां पे जो मैं वर्ड सिलेक्ट करने जा रहा हूं वो भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा। अगर पॉजिटिव वर्ड होगा तो फिर मुझे इस ऑप्शन में आने वाली नेगेटिव ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना होगा। तो अगर मैं इन ऑप्शंस की तरफ आऊं तो एक चीज जिसको मैं बड़ी आसानी से डिस्कार्ड कर सकता हूं ड्यू टू इज नेगेटिव प्रीफिक्स दैट इज इंडिफरेंस। तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो मुझे यहां पे नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए, मुझे यहां पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए इसकी प्री फ्रेजिंग के एतबार से। तो मैं फिर यहां पे ये वर्ड को एक्सक्लूड कर दूंगा। बाकी जो है वो ऑप्शंस जरा मुश्किल कह लें। हम बीटा को देखते हैं, डिस्पाइज ये हमारी टेक्स्ट में है। तो डिस्पाइज बेसिकली क्या होता है? डिस्पाइज होता है हेट, कंटेम्प्ट, नफरत करना। तो ये भी क्या कहते हैं कि इसके मुताबिक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, तो ये नहीं होगा। तो अब हमारी ऑप्शन या अल्फा है या सी है। अब यहां पे आके क्या कहते हैं कि थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि हमने पढ़ी थी प्रीफिक्सेस या क्या कहते हैं कि सफिक्सेस में। तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि ENT की जो एंडिंग है, ENT की जो एंडिंग है, जो सफिक्स है, ये किसका होता है? ये होता है जी एडजेक्टिव्स का। ये एडजेक्टिव्स का जो है वो एंडिंग होती है। तो लिहाजा लेकिन अब जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ये रिसीव्ड वर्ब है और यहाँ पे हमें चाहिए एक नाउन, क्योंकि यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आता है नाउन।
तो रेटिसन एडजेक्टिव है, तो मुझे यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो एक्कोलेड होगी। और वैसे भी अगर डिफरेंस मानी के एतबार से करें तो रेटिसन होता है कम गो, जो कम बात करता है, जो रिजर्व्ड जो पर्सन है उसको जो है वो हम रेटिसन कहते हैं। और इस जो एक्कोलेड है ये एप्रिसिएशन को कहते हैं। तो लिहाजा वैसे हैंडीकैप के लिए काम करने पे एक्कोलेड मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, तो यही हमारी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। तो जो चौथी टाइप है वो टाइप अपने आप में सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी है। उसको कहते हैं डेफिनेशन। सबसे आसान इसलिए क्योंकि यहां पे जो हमें लफ्ज रिक्वायर्ड है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए वो सेंटेंस में पूरी उसकी डेफिनेशन दी गई है। यहां पे हमें सिर्फ उस डेफिनेशन के अगेंस्ट एक वर्ड चाहिए। दैट्स लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि जिसका पूरा हमें डेफिनेशन पता है लेकिन यहाँ पे हमें एक वर्ड रिक्वायर्ड है उसके अगेंस्ट एक उसकी क्या कह लें कि सब्स्टिट्यूशन में। तो अब ये बड़ा आसान भी है अगर आपको उसकी डेफिनेशन का पता है किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के अगेंस्ट। अगर नहीं पता तो फिर ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि आप उसकी चार्ज असाइन करके उसी तरह से उसकी प्री फ्रेजिंग की तरफ जाएंगे। अब अगर हम इसके बात करते हैं जी, अ जजमेंट बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन इज कॉल्ड डैश। तो अगर सारे फैक्ट्स नहीं पता तो ये जजमेंट जैसी भी हो ये ठीक नहीं होनी, मतलब ये मुनासिब नहीं है, ये नेगेटिव है। तो इससे मुझे ये पता लगता है कि जो मैं वर्ड यहां पे ढूंढने जा रहा हूं वो नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। अब जब मैं इन ऑप्शंस में आता हूं तो यहां पे डिलिबरेट, सगेशियस, सवियर थोड़े डिफिकल्ट वर्ड है। यहां पे जो डिलिबरेट होता है क्या कहते हैं कि इसको कहते हैं वेल थॉट, जिस पे काफ़ी ज़्यादा सोचा गया हो। तो लिहाजा ये तो ऑप्शन क्या कहते हैं कि नहीं है, इसलिए ये क्या कहते हैं कि हमारी सही ऑप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमें वहाँ पे चाहिए क्योंकि हमने वहाँ पे ये डिकोड किया कि सारे फैक्ट्स का पता नहीं, इसलिए वो डिलिबरेट हो नहीं सकती। अगर सारे फैक्ट्स का पता होता तो डिलिबरेट हो सकती। सगेशियस क्या होता है? सेज से आया, सेज वाइज को कहते हैं। तो सगेशियस है वाइज, इंटेलिजेंट, सो लिहाजा ये वाइज और इंटेलिजेंट भी नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है। सवियर हार्श होता है, तो बिल्कुल हार्श नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इस हार्शनेस का यहां इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर आपको सारे फैक्ट्स नहीं पता तो उस जजमेंट को आप हार्श नहीं कह सकते, हेस्टी कह सकते हैं, जल्दी में की गई। तो हेस्टी में के लिए जो यहां पे सही ऑप्शन है वो क्या कहते हैं कि प्रीमेच्योर है। तो यही हमारी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेगेटिव वर्ड है और साथ साथ जो है वो मेड बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन, उसके साथ भी जो है वो बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। तो इसलिए ये हमारी बेस्ट ऑप्शन है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंस हमें पता लग जाए कि उसमें कंपैरिजन है, वो कंट्रास्ट वाला सेंटेंस है, वो डेफिनेशन वाला सेंटेंस है या कॉज एंड इफेक्ट वाला सेंटेंस है, तो हमारी प्री फ्रेजिंग और आसान हो जाती है। जब प्री फ्रेजिंग आसान हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारे लिए ऑप्शंस को चूज करना भी रिलेटिवली आसान हो जाता है। क्या कहते हैं कि तीसरी बात जो कि हम रीडिंग करते हुए, अगेन तीसरा स्टेप, अगेन ये 1 से शुरू होगा, स्टेप 1 से, कि जब हम सॉल्व करने लगे पढ़ें तो वी नीड टू पे अटेंशन टू ट्रिगर वर्ड्स। अच्छा, इसका क्या अगेन फायदा क्या होगा ट्रिगर वर्ड्स को? ट्रिगर वर्ड्स का फायदा ये होगा कि हमें अगेन प्री फ्रेजिंग में अगर मैं पॉइंट आउट कर लेता हूं ट्रिगर वर्ड को तो मुझे उसका फायदा होगा कि मुझे प्री फ्रेजिंग में आसानी होगी। प्री फ्रेजिंग में आसानी होगी तो मुझे चूज द बेस्ट ऑप्शन में आसानी होगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर वर्ड क्या है इसको भी हमें समझना है। ट्रिगर वर्ड ये स्टूडेंट्स ये है जो सेंटेंस में लॉजिक की डायरेक्शन को या तो चेंज कर देते हैं या मेंटेन करते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं अपनी बात को। ट्रिगर वर्ड्स क्या हैं? ट्रिगर वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस में लॉजिक की डायरेक्शन को या तो चेंज कर देंगे या वो उसको मेंटेन करेंगे। द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स जो मैंने यहां पे लिखी हैं आपके लिए वो ये है, आई लाइक यू एंड आई लाइक यू बट। इन दो सेंटेंसेस में अगर पहले वाले पार्ट को देखें तो वो सेम है, लेकिन इस एंड के बाद और इस बट के बाद गो के पहला हिस्सा सेम है, वो सेम नहीं हो सकता।
एंड के बाद जो कंटेंट जो भी हम लगाएंगे वो आई लाइक यू की तरह का होगा, यानी कि इसमें सेंटेंस की लॉजिक की डायरेक्शन मेंटेन रही है। और जबकि आई लाइक यू बट के बाद जो भी हम लगाएंगे वो पहले सेंटेंस की तरह का नहीं होगा, तो लिहाजा वहां पे इसका ऑपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं आई विल गिव यू अ चांस, और ये अगर होगा तो ये क्या होगा, आई विल नॉट गिव यू अ चांस। एग्जैक्टली ऑपोजिट एक दूसरे के जो है वो यहां पे आएंगे। तो ये ट्रिगर वर्ड का रोल है। तो इससे हमें ये समझना है कि ट्रिगर वर्ड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप जो कि हमारे पास ट्रिगर वर्ड की मौजूद है वो है सपोर्ट ट्रिगर वर्ड्स। सपोर्ट ट्रिगर वर्ड्स क्या करेंगे, ये सेंटेंस में मौजूद लॉजिक की डायरेक्शन को मेंटेन रखेंगे, यानी कि अगर पहले पॉजिटिव बात है तो बाद में भी पॉजिटिव बात होगी, अगर पहले नेगेटिव बात है तो बाद में भी नेगेटिव बात होगी। ये जो है वो सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स का रोल ये है। तो यहां पे जो मोस्ट कॉमन हमारे पास सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स हैं वो एंड है, मोर ओवर है, फर्दर मोर है, बिसाइड्स है, इनफैक्ट है, इंडीड है, इंक्लूडिंग एटसेट्रा। ये मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास सपोर्ट ट्रिगर वर्ड्स हैं। तो इसके लिहाज से अब हम सेंटेंसेस और मजीद ट्रिगर वर्ड्स के लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं। तो सपोर्ट सिग्नल वर्ड्स के इंट्रोडक्शन के बाद हम उससे रेलिवेंट एक एग्जांपल देखते हैं। हर shrewd campaign managers were responsible for the fact that her political slogans were actually forgotten cliches, revived and dashed with new meaning. अब अपेरेंटली जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, दिस इज क्वाइट अ लॉन्ग सेंटेंस, वाइंडिंग सेंटेंस, इसमें अच्छे जो है वो वर्ड्स भी इस्तेमाल हुए हैं, लाइक श्रूड का वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है, और इसमें जो है वो क्लिशे का जो वर्ड है ये भी एक अच्छा वर्ड है। लेंथ ज़्यादा है, स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बच्चा जब इस सेंटेंस को पढ़ेगा तो इनेविटेबली ही पॉसिबली मे नॉट बी एबल टू मेक आउट मीनिंग ऑफ दैट एट द फर्स्ट गो, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो इस सूरत में ये छोटे छोटे ट्रिक्स या स्ट्रैटेजी जो है वो हमें हमारे लिए मदद करती हैं टाइम सेविंग टेक्निक के तौर पे, और हमारे राइट ऑप्शन के क्लोजेस्ट हमें विद इन द ब्लिंक ऑफ आई जो है वो ले आती हैं। सो अब अगर इस सेंटेंस में देखें तो हमारे पास बड़ा वाजे सपोर्ट सिग्नल एक वर्ड मौजूद है एंड दैट इज एंड यहाँ पर जो है वो मौजूद है। सो इट सॉल्व्स एक्चुअली द होल थिंग फॉर मी। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो मुझे अब वर्ड रिक्वायर्ड है इस सपोर्ट सिग्नल की वजह से मुझे पता है कि वो इस रिवाइव्ड जैसा होगा। सो आई सिंपली हैव टू सिलेक्ट द वर्ड दैट इज लाइक रिवाइव। तो इन चार में से जो मुझे रिवाइव जैसा लफ्ज़ नज़र आएगा मुझे वो चूज़ करना है। और अगर मैं चार्ज साइन करने की बात करूं तो रिवाइव एक पॉजिटिव वर्ड है, सो दिस मीन्स के मुझे यहाँ पे भी रिवाइव जैसा एक पॉजिटिव वर्ड जो है वो चाहिए होगा। सो व्हेन आई कम टू दिस, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ डिजेक्टेड है ये ग्लूमी होता है, सैड होता है, ये नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, तो लिहाजा ये मेरी सही ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह जो क्रोकेड है इसका ये हमारी टेक्स्ट बुक में से वर्ड है, और क्रोकेड होता है बलदार, कर्वेशियस जो होता है जिसमें कर्व्स ज़्यादा होते हैं वो क्रोकेड होता है। तो लिहाजा ये भी क्या कहते हैं कि नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, तो ये भी मेरी सही ऑप्शन नहीं हो सकता। थ्रिफ्टी भी हमारी टेक्स्ट का वर्ड है, थ्रिफ्टी स्टिंजी होता है, माइजरली होता है, तो ये भी यहाँ पे इससे रिवाइव्ड से सेंस मैच ही नहीं करती। नेगेटिव वैसे भी वर्ड है, तो ये भी हमारी सही ऑप्शन नहीं है। सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज इंस्टिल्ड। इंस्टिल्ड इज रिफ्रेश्ड और रिवाइव्ड, इसका मीनिंग ही ये है। तो हमारी यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो इंस्टिल्ड है। सो वी actually have seen what the support signal word can do to us. हमें जब ये मिला, हमने इसको देखा, तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें यहाँ पे जो वर्ड चाहिए इसी तरह से होगा। तो सपोर्ट सिग्नल वर्ड का काम क्या है कि अगेन ये हमारी जो है वो सेंटेंस का जो दूसरा स्टेप है, सेंटेंस कंप्लीशन की स्ट्रेटजी का जो प्री फ्रेज्ड आंसर है, उसमें हमें मदद कर रहा है। रीडिंग हमने की,
इसको आइडेंटिफाई किया, प्री फ्रेजिंग हमने की, और जब हम सारी ऑप्शंस पे वन बाय वन गए तो हमें अपनी सही ऑप्शन तक पहुंचना आसान हो गया। इसके बाद जो दूसरी टाइप है हमारे पास ट्रिगर वर्ड्स की, वो दूसरी रिजल्ट का है। तो रिजल्ट भी ट्रिगर वर्ड जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी सपोर्ट की तरह वो पॉजिटिव से पॉजिटिव को मेंटेन करते हैं और नेगेटिव से नेगेटिव को मेंटेन करते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस के एक पार्ट में पॉजिटिव बात है तो दूसरे में भी पॉजिटिव बात होगी, अगर एक में नेगेटिव है तो दूसरे में भी नेगेटिव होगी। ये भी सेंटेंस में लॉजिक की डायरेक्शन को मेंटेन करते हैं, जो कि रिजल्ट है। इसमें जो कॉमन वेरी कॉमन जो हमारे पास रिजल्ट सिग्नल वर्ड्स हैं वो सो, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, कॉन्सिक्वेंटली, बिकॉज, दस, अकॉर्डिंगली, ये वेरी कॉमन वर्ड्स हैं जो कि हमारे लिए क्या कहते हैं रिजल्ट सिग्नल वर्ड्स के तौर पर यूज होते हैं। इससे रेलिवेंट अगर एक एग्जांपल देखें, आई वाज अनअवेयर ऑफ द फॉर्मल ड्रेस कोड एट द ब्लैक टाई फंक्शन, सो आई वोर क्वाइट डैश ड्रेस। सो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल वर्ड है या रादर द क्लू वर्ड है जो कि हमारे पास रिजल्ट क्या है, दैट इज सो ये इसका रिजल्ट है। तो इससे पहले जो हमारे पास मौजूद है वो क्या मौजूद है, वो ये हमें पता है जी कि फॉर्मल ड्रेस कोड का उसे पता नहीं था। सो अगर फॉर्मल ड्रेस कोड एट द ब्लैक टाई फंक्शन नहीं पता तो किस तरह का जो है वो ड्रेस पहन सकता है, ऑब्वियसली वो फॉर्मल नहीं होगा, इसके ऑपोजिट जो है वो हमें जाना होगा और उसके मुताबिक हमें वर्ड जो है वो चुन, क्योंकि उस अनअवेयर होने की वजह से जो है वो इसका कंक्लूजन ये निकलता है। इसके अनअवेयर होने की वजह से इसका ऑपोजिट हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसका कंक्लूजन सो की बुनियाद पे यही निकलता है, उसका रिजल्ट सो की बुनियाद पे फिर यही निकलता है। तो फिर इस लॉजिक के एतबार से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो यहाँ पे इन चार में से वर्ड चुनना है वो हम वन बाय वन देखते हैं। रेकिश हमारी टेक्स्ट का वर्ड है। रेकिश जो है वो का मतलब होता है स्टाइलिश, डेबोनियर, बड़ा जो स्टाइलिश जो है वो होता है उसको हम रेकिश कहते हैं। सो ये यहाँ पे उसका बिल्कुल ऑपोजिट या उसकी सेंस को यहाँ पे नहीं कर रहा। हाँ, फॉर्मल की ऑपोजिट सेंस में यहाँ पे जो है वो कैजुअल का वर्ड जो है वो आ रहा है, और जो कॉस्टली है वो बिल्कुल उसकी इस सेंटेंस की सेंस के साथ मैच नहीं करेगा, और इम्पॉर्टेंट भी जो है वो इसके साथ मैच नहीं करता। जो हमें यहाँ पे सेंस चाहिए उसके अनअवेयर होने की वजह से, फॉर्मल ड्रेस कोड के अनअवेयर होने की वजह से जैसा ड्रेस उसने पहनना है वो ना रेकिश है, ना कॉस्टली है, ना इम्पॉर्टेंट है, वो कैजुअल है। सो लिहाजा हमारी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो कैजुअल होगी। सो ये हो गया रिजल्ट का सिग्नल। और इसके बाद जो तीसरी जो टाइप हमारे पास ट्रिगर वर्ड्स की, दैट इज कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड। और कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड के जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं बच्चों, वो ऑल्दो, हाउएवर, बट, in spite of, instead of, on the contrary, nevertheless, despite, ऑन द अदर हैंड, ये कॉमन जो है वो अपोजिट सिग्नल वर्ड्स हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं जो वर्ड जिस पार्ट में ये यूज़ हुए हैं अगले पार्ट में मैं इस पार्ट से ऑपोजिट वर्ड यूज़ करूँगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक साइड पे पॉजिटिव बात है तो अगले साइड पे नेगेटिव बात होगी, अगर एक साइड पे नेगेटिव बात है तो अगले साइड पे पॉजिटिव बात होगी। यानी कि सेंटेंस में लॉजिक की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, वो मेंटेन नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। सो इसकी एग्जांपल से हम ये समझने की कोशिश करते हैं, अनलाइक इसका जो सिग्नल वर्ड है, जो ट्रिगर वर्ड है, वो अनलाइक ही है। अनलाइक हर स्टोइक मदर, तानिया वाज डैश अबाउट प्लानिंग द वेडिंग। सो यहाँ पे जो ट्रिगर वर्ड है अनलाइक है, तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो इस पार्ट के ऑपोजिट आएगा। अब एग्जैक्टली किस वर्ड का जो है वो ऑपोजिट होगा, वो अनलाइक हर स्टोइक मदर है, स्टोइक के ऑपोजिट आएगा। अब स्टोइक क्या होता है? स्टोइक होता है ascetic। ascetic होता है the one who restrains himself, who avoids luxuries, pleasures and who loves sober life, जो sober life को, sobriety को, seriousness को, साइशात से दूर रहना पसंद करता है, वो stoic है जी। hermit कह सकते हैं उसको, हम mystic कह सकते हैं उसको, ascetic कह सकते हैं उसको। तो लिहाजा इसके opposite जो है वो हमने word यहाँ पे select करना है। ये कैसे पता चला हमें कि हमने प्री-फ्रेजिंग कैसे की? ये हमें unlike की वजह से पता लगा, क्योंकि unlike जो है वो कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है। इससे पता हमें ये लगता है
कि अगले पार्ट में हम इसकी बुनियाद पे आगे ऑपोजिट वर्ड जो है वो सिलेक्ट करने जाएंगे। सो लिहाजा यहाँ पे इन 4 में से हम देखेंगे कि स्टोइक का ऑपोजिट क्या है। तो पहला वर्ड जो है फ्रेंटिक है, वाइल्ड पैशनेट की सेंस में यूज़ होगा। अलूफ होता है लोनली, अनहैप्पी जो है वो इट्स वेरी ऑब्वियस, और क्रॉस भी जो है वो एंग्री इन्फ्यूरिएटेड होता है। तो स्टोइक का ऑपोजिट ना अलूफ है, ना अनहैप्पी है, और ना क्रॉस है। ये तो ऑलमोस्ट नियर सिनोनिम या सिनोनिम है। तो लिहाजा इन 4 में से जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे लिए बनती है दैट इज फ्रेनेटिक, जो कि स्टोइक के ऑपोजिट जाती है। वाइल्ड, अनकंट्रोलेबल, पैशनेट के बारे में ज़ेलस के साथ जो है वो ये मैच करती हुई ये हमारी बेस्ट ऑप्शन होगी। सो हमने ये देखा कि जो ट्रिगर वर्ड्स हैं वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें उससे ये पता लग जाता है कि क्या सेंटेंस की डायरेक्शन चेंज होगी या मेंटेन होगी, और उसके मुताबिक फिर जब हम अपनी प्री फ्रेजिंग करने के बाद अपनी ऑप्शंस पे जाते हैं तो ऑप्शंस में से हमें राइट वर्ड को सिलेक्ट करना रिलेटिवली आसान होता है। वी आर बिकम एबल टू गेट क्लोजेस्ट टू आवर राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक चीज़ का ख़ास तौर पे इन लेक्चर्स में ध्यान रखेंगे कि हम ऐसा लेक्चर प्लान करें जो कि स्ट्रक्चर हो सके, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम अपनी उसको फिंगर टिप्स पे जो है वो काउंट कर सकें। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू और द जस्ट ऑफ दिस होल टॉपिक जो हमने पढ़ा है। तो इसको देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। इसको बड़ा सिंपल है, आप इसको 3 पॉइंट्स हैं, इसको आप बेसिकली अपनी फिंगर टिप्स पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा फर्स्ट रीड द सेंटेंस, और इसकी मैंने स्पिरिट आपको बताई। इसका एग्जैक्टली मतलब ये है फर्स्ट को फर्स्ट लिखने का कि लिटरली हमें पहले वाकई सेंटेंस पढ़ना है, कोई भी और पार्ट ऑप्शंस वगैरह हमें नहीं पढ़नी। तो दूसरा, रीडिंग से मुराद क्या है, रीडिंग में हमने क्या पढ़ना है, रीडिंग को करते हुए क्या करना है। तो ये 3 काम जो बड़ी डिटेल से डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़े कि हमने ये करना है। फाइंड द क्लू वर्ड, क्लू वर्ड क्या होता है, क्लू वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, और क्लू वर्ड फाइंड आउट कैसे होता है। ये इसके लिए 2 क्वेश्चन हमने अपने आप से पूछने हैं। व्हाट इज द ब्लैंक अबाउट, और ये जब क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो दूसरा, व्हाट एल्स डज द सेंटेंस टेल अबाउट इट। इट किसके लिए है, पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए है। तो लिहाजा क्या कहते हैं कि ये पहली चीज थी जो हमने सीखी। फिर डिटरमिन द टाइप ऑफ सेंटेंस, ये मैंने आपको बताया कि ये टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, स्ट्रक्चर या फंक्शन नहीं है, ये बल्कि सेंटेंस में जो लॉजिक के पैटर्न हैं उसकी बुनियाद पे है। तो सेंटेंस में जो लॉजिक के पैटर्न हैं वो ये 4 हो सकते हैं। कंपैरिजन सेंटेंस कैसा था कि जिसमें सेंटेंस में जो हमें वर्ड चाहिए वो सेंटेंस में ही मौजूद किसी लफ्ज या फ्रेज की तरह का है, उसको हम कंपैरिजन इसलिए कह सकते हैं। और कंट्रास्ट किस तरह का है, जो हमें रिक्वायर्ड वर्ड है वो सेंटेंस में मौजूद किसी वर्ड का ऑपोजिट चाहिए, एंटोनिम जो है वो उसका चाहिए होगा। कॉज एंड इफेक्ट में क्या है कि कॉज गिवन है, इफेक्ट मिसिंग है, वो हमने ढूंढना है, या इफेक्ट गिवन है और कॉज मिसिंग है। और डेफिनेशन इज लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि सारी डेफिनेशन गिवन है और हमने उसके लिए सिर्फ एक वर्ड जो है वो लगाना है। ये जो है वो हमारी इससे भी क्या होता है, इससे भी क्या होता है, और ये जो अगला भी पार्ट है जो अभी हमने ख़त्म भी किया है कि सपोर्ट, रिजल्ट और कंट्रास्ट, इन तीनों चीज़ों से हमें क्या मिलता है या क्या करना है या इससे क्या काम होगा हमारे लिए, दैट इज़ प्री फ्रेज द आंसर। ये हमें मदद देते हैं कि हम अपना आंसर प्री फ्रेज कर सकते हैं, एंटीसिपेट कर सकते हैं कि हमारा लफ्ज़ होगा किस तरह का। जब इतना ही पता लग जाता है तो हम एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। जब हम कुछ डिस्कार्ड कर देते हैं तो वी कम क्लोजेस्ट टू आवर राइट ऑप्शन, और यही इस लेक्चर का अल्टीमेट स्कोप है। और आखिरी, चूज द बेस्ट ऑप्शन। अगेन ये हमने हर जगह पे यही अप्लाई की है, जिस भी तरह, चाहे इस मेथड से प्री फ्रेज किया, चाहे इस मेथड से प्री फ्रेज किया, चाहे इस मेथड से प्री फ्रेज किया, एट द एंड जो है वो हमने सारी ऑप्शंस को पढ़ा है, और हमने पढ़ना भी सारी ऑप्शंस को है, क्योंकि इसके बगैर हम इंस्टिंक्टिव होके किसी ना किसी जो है वो एग्जामिनर के ट्रैप में फंस सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस सारे लेक्चर में बड़े क्या कहते हैं डिटेल के साथ ये समझने की कोशिश की कि सेंटेंस कंप्लीशन है क्या, किस तरह का जो है हमारे किन स्किल्स को टेस्ट करता है, और ओवरऑल इसको लेकर चलने की स्ट्रेटजी क्या है। मैं फिर से बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात एट द एंड दोहराना चाहूँगा कि दिस लेक्चर इज लाइक द स्टेपिंग स्टोन। दिस विल हेल्प यू enhance or hone up or polish your skill.
अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेप पे, इन स्टेपिंग स्टोन पे चलते हुए अपने इन स्किल को इन्हेंस नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में जो कॉन्फिडेंस है वो पक्का नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत कोई आसान क्वेश्चन आ गया तो दैट्स योर लक। जहां पे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा आप जो है वो वहां पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होंगे, और जहां पे थोड़ी सी डिफिकल्ट वोकैबुलरी लगेगी, थोड़ा सा लॉजिक का पैटर्न डिफिकल्ट आएगा तो आप वहां पर जो है वो कंफ्यूजन का शिकार होंगे। क्या कहते हैं कि इसलिए जरूरी है कि आप इन को गाइडलाइंस समझते हुए अपनी प्रैक्टिस को इस पे मोल्ड करें। मैंने पहले बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि ये लेक्चर एक पेनेसिया नहीं है, ये कोई तरियाक नहीं है, हर चीज़ का इलाज नहीं है। हाँ, ये एक आपके लिए एक दरवाज़ा खोलता है कि जिसमें आप जल के एक नई वर्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने स्किल को जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आप इन्हेंस कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। आई होप कि जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यकीनन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।